5000 वर्षों की सभ्यता और लगभग 1200 वर्षों की गुलामी, ऐसा हम सनातन समाज या हिंदू समाज के बारे में कह सकते हैं। कल 79वां स्वाधीनता दिवस था। कहा गया 15 अगस्त 1947 को एक जीर्ण शीर्ण देश जिसका अंग भंग कर दिया गया था, भारत मां के आंचल के टुकड़े फाड़ दिए गए और कहा गया कि एक कटा फटा देश देकर हमें कहा गया कि ये देश लो, ये तुम्हारा भारत है। हालांकि जो भारत हमें दिया गया और जिस अनुपात में दिया गया, उसके बारे में बहुतेरे विश्लेषकों का मानना है कि वह जायज नहीं था। एक दूसरे हिस्से को, जिसने मजहब के आधार पर इस देश को बांटा, उसे उसकी औकात और हैसियत से बहुत अधिक दे दिया गया और हिंदुओं को इस नए देश में भी 8वें या 9वें दर्जे का प्राणी बनाकर रहने पर मजबूर कर दिया गया। ये क्यों है, इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं। हमारे मंदिर हमारे नहीं है, हमारी आस्था की जगहें हमारी नहीं है, हम अपने विद्यालय नहीं खोल सकते हैं, हम अपनी आस्था और अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। सनातन की बात छोड़िए, अगर हम पंथ की भी बात करें तो अगर पंथ का भी प्रचार करना चाहें तो लिंगायत जैसे समुदाय को आखिरकार अल्पसंख्यक होने की अर्जी डालनी पड़ती है। सोचिए कितनी भयावह स्थिति है, सोचिए कितनी विकट स्थिति है। इस स्थिति में कई लोग कहते हैं कि 2004 के बाद एक दौर आया 10 वर्षों का, और 2014 से जो वर्ष अभी तक बीत रहे हैं वो एक कालखंड था जो कई लोग दावा करते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन का भी था। नाउ वेयरिंग नेशनलिज्म एंड हिंदुइज्म ऑन योर स्लीव इज अ फैशन। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार के पाले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पूरा जीवन किसी खास वर्ग को गाली देते हुए बीता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रामायण के डायलॉग्स लिखने की कोशिश में पता नहीं क्या लिख दिया, लेकिन आज वो इस सरकार के, आज वो दक्षिणी टोले के ब्लू आइड बॉय हैं। लेकिन कल जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। 15 अगस्त को लाल किले पर स्वाधीनता समारोह से इस देश का नेता प्रतिपक्ष गायब रहा। न केवल वो गायब रहा, बल्कि उसने अपनी पार्टी के जो रिमोट कंट्रोल से चालित एक नौकर बैठा रखा है अध्यक्ष के रूप में, उसको भी गायब करवाया, अपनी मां को भी गायब रखा और अपनी बहन को भी गायब रखा। शायद ये चारों में से कोई भी नहीं थे। दो के बारे में मैं कंफर्म हूं, दो के बारे में हमारे अतिथि बताएंगे। और तलब करने पर दलील ये दी गई कि रागा उर्फ राहुल गांधी संविधान बचा रहे थे। स्वाधीनता समारोह से अनुपस्थित रहकर वह संविधान बचा रहे थे, क्योंकि पिछली बार उस अहंकारी धूर्त मक्कार को शायद पीछे की किसी कतार में जगह दी गई थी। हालांकि इस बार जो खाली सीटें दिखी हैं वो पीछे की कतारों की नहीं थी। और इसके साथ ही मेरी जहां तक जानकारी है, नेता प्रतिपक्ष नाम का कोई संवैधानिक पद भी नहीं होता है। मैंने इतना बड़ा मोनोलॉग किया और हमारे अतिथि का धैर्य देखिए कि वह चुपचाप शांत होकर बैठ रहे हैं। देवियों और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मैं हूं व्यालोक और व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं रुपेश पाठक और इनसे आप सुपरिचित हैं, इसलिए इनका कोई नया परिचय नहीं दूंगा। बस ये कि रुपेश जी, मैंने इतनी बड़ी भूमिका दी, नेता प्रतिपक्ष गायब रहते हैं, कहते हैं कि भाई मैं संविधान बचा रहा था इसलिए मैं भी नहीं गया और अपने नौकर को भी नहीं जाने दिया, मम्मी दीदी भी नहीं आई, लेकिन कौन रहा कांग्रेस मुख्यालय में? जगदीश टाइटलर, सिख दंगों का कुख्यात आरोपी। क्या कहते हैं आप? देखिए, एक तो पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और व्यालोक वाणी के सभी दर्शक जो हैं उनका बहुत बहुत आभार। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का मतलब कल मोदी जी का जिस तरह का 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस पे जिस तरह का उनका व्याख्यान रहा, उस पूरे मामले को अगर देखा जाए, उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी का और खड़गे का जी का जिस तरह से गायब रहना रहा, वो अपने आप में एक बहुत स्वस्थ परंपरा तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि कल मोदी जी ने जिस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स पे बात की और उन्होंने कहा कि ये देश के डेमोग्राफी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। इन सारे विषयों पे जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, खासकर पूरे देश में और वेस्ट बंगाल से और बाकी जगहों पे,
कि ये जो है ये एक तरह से पहले भी ममता बनर्जी जो है वो एक तरह से लिंग्विस्टिक टेरर का नाम दे रही थी, मोदी जी जब इस तरह की बातें कर रहे थे तो। अ, समस्या ये है कि ये मामला सिर्फ पंक्ति का नहीं है कि हमको आप अगली पंक्ति में नहीं बैठाया गया या पहली पंक्ति में नहीं बैठाया गया। मामला ये है कि क्या आप उस संवाद में या उस देश के उस तरह के सेलिब्रेशन से आप गायब हैं, तो देश भी आपको अगली पंक्ति में नहीं बैठाएगा। ये समझना चाहिए शायद विपक्ष में होने के नाते। और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ इतना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोई जो कल का समारोह था या 15 अगस्त का जो समारोह था, वो समारोह जो है वो कोई ऐसा समारोह नहीं था कि वो भाजपा या कांग्रेस का समारोह था, वो देश का समारोह था। और देश की जनता ने राहुल गांधी को अगर मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाया तो राहुल गांधी को भी नेता प्रतिपक्ष बनाया है, क्योंकि इतनी सीटें तो दी है। तो आपकी जिम्मेदारी थी कि उस कार्यक्रम में आप आते और देश के लिए आते, और ये एक अलग बहस थी, उसको आप अलग मंच पे उठाते, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका ये अधिकार था कि आप ये बात करते कि आपको कहाँ बैठना था, कहाँ नहीं बैठाया चाहिए था, लेकिन वो एक अलग बहस है मेरे ख्याल से। लेकिन देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, मैं तो इसे दुर्भाग्य कहता हूं। आप जैसे अकादमिक लोग क्योंकि थोड़ा संभल कर बोलते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं, मैं तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट ही हमेशा पूरे जीवन रहा, और मैं किसी बात को चाशनी में नहीं लपेटता हूं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि रजाकारों का बेटा असदुद्दीन ओवैसी, रजाकारों की खतरनाक, कुख्यात और घिनौनी विरासत को ढोने वाला असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमीन AIMIM, मजलिसे इंडियन इत्तेहाद मुसलमीन, पता नहीं क्या है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन, ये है, मुझे पता है दर्शकों, लेकिन मैं जानबूझकर उसका नाम क्यों लूं। वह व्यक्ति कह रहा है कि मोदी जी ने हमारी विरासत को कलंकित कर दिया और RSS का नाम दिया। तो क्या मोदी जी को रजाकारों का नाम लेना चाहिए था, जिन्होंने हिंदुओं के गले काटे? हैदराबाद में जो तांडव इन्होंने मचाया कि सरदार पटेल को सेना भेजनी पड़ी, और जो हजारों हिंदुओं के सिर काटने वाले रजाकार, बलात्कार करने वाले रजाकार, और हिंदू स्त्रियों के स्तन काटकर उनसे फुटबॉल खेलने वाले रजाकार, ये क्या प्रधानमंत्री को याद करना चाहिए था कि रजाकार इस देश की गंगा जमुनी तहजीब की एक विरासत है? रुपेश जी। जी, नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ओवैसी का इस तरह की बात कि आरएसएस का, जाहिर-सी बात है, अब कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ये तो कहा जा सकता है कि उस पूरे देश में एक लंबा उनका काम रहा है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आरएसएस ने की एक भूमिका रही है, कम से कम एक देश में जो खासकर एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और एक डिफरेंट तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट, जो खासकर जिस तरह से देश में शुरुआत में जिस तरह का डोमिनेंस था। दूसरी बात, इस देश में ओवैसी की बात अगर हम ना भी करें तो इस देश में ये वो देश है जिस देश में 50 से लेकर 80 के दशक के ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, 3 से 4% की ग्रोथ रेट को। तो आप सोचिए कि इस देश में तो नए नए शब्दावली गढ़ी गई है, लगातार उस स्वाभिमान को, उस एक खास तरह की, मैं आपसे हो सकता है कई मामलों में असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि इस खास तरह की एक पॉलिटिकल वैक्बुलरी क्रिएट किया गया जिसमें आप अपमानित कर सकें इस देश के बहुसंख्यकों को, और हिंदू ग्रोथ रेट, और खासकर जब आपके पास, और उसी तरह से जब आप विदेशी तमाम जो बुद्धिजीवी थे उनके तमाम ऐसे विचारों को इम्पोज किया गया, जहां पे आप एंगस मेडिसन जैसे लोग जो ये कहते हैं कि इस देश में अंग्रेजों के और खासकर जो आतंकी आक्रमणकारी थे देश में, मुस्लिम आक्रमणकारी, उनके आने के पहले ये देश सोने की चिड़िया था, और पूरी दुनिया के जो जीडीपी है उसमें 33% जीडीपी जो है वो भारत का था। उस बात को नहीं बताया गया, लेकिन बाकी सारी बातें बता दी गई। जितने भी बाकी जितने महान लोगों ने जो कुछ भी कहा और वामपंथियों ने जो कुछ भी शब्दावली रचा, उसको इस घुट्टी की तरफ एक तरह से पिला दिया गया इस देश में। और अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ओवैसी तो जो कह रहे हैं वो उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये चिंतन बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए इस देश में, खासकर मतलब जिस देश का इतिहास 10-12 हजार सालों का हो, वहां पिछले 1000 साल के इतिहास को ऐसे पढ़ाया गया है कि सामान्य हिंदू को ऐसा लगता है कि उसकी पीढ़ियां गुलाम रही हैं। उसके मन में बैठा दिया गया है कि इस देश में हजारों साल से सिर्फ वो गुलाम रहे हैं,
जबकि इस देश का इतना है। आप अगर भारत की सांस्कृतिक विरासत को देखिए तो पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आप चले जाइए, कंबोडिया से लेके थाईलैंड और बाकी जगहों पे भारत की सांस्कृतिक विरासत का विस्तार है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात सच है, अब जाके भाजपा ने सुधार किया है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए कि लगातार जितना बड़ा हिस्सा पढ़ाया जाता है मुगल काल का, उससे एक सामान्य मैसेज होता है कि ऐसा लगता है कि भारतीय पैदा ही हुआ था हिंदू इस्लाम के आने के बाद, और उसी वहां से निकला है, फिर अंग्रेजों के हिस्से में चला गया। तो सामान्य तौर पे ओवैसी जैसे लोगों को इस कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा से प्रोत्साहन मिलता है। और ओवैसी अगर ये बात कह रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ओवैसी की अपनी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको लेके इस देश में खासकर दक्षिणपंथियों को समझना चाहिए कि एक खासकर जो इतिहास में यहाँ पे इतिहास संकलन समिति जो आरएसएस की एक विंग है जो इतिहास को लेके काम कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत ठोस काम पिछले 5-6 सालों से अगर संघ से भी सवाल पूछा जाए कि इतिहास को लेके क्या काम हुआ है, जो उनकी विंग है इतिहास संकलन समिति, उन्होंने क्या काम किया इतिहास को लेके, और खासकर किस तरह का एक राइट विंग लिटरेचर या राइट विंग इतिहास को लेकर रिसर्च हुआ है, जो कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट राइटर्स जिन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत शानदार काम किया। मैं शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम उन्हीं का रेफरेंस है आपके पास, उसके अलावा कुछ है नहीं। अगर एक राइट विंग की तरफ भी खड़े होके अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपके पास वही साहित्य है। तो मुझे लगता है कि अब कम समय में अब भारतीय जनता पार्टी ये बात कह के बच नहीं सकती है, क्योंकि धीरे धीरे करके 24 और ये 25 मतलब 12 साल मोदी जी के शासन को हो रहा है, और इतने लंबे समय में आपके पास जिस तरह का काम होना चाहिए खासकर वो नहीं है। तो इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ओवैसी जैसे लोग, आज आरएसएस को लेके भी आपके पास एक फैक्ट्स नहीं है। सच ये है कि अगर आरएसएस के भी काम को आपको रिप्रेजेंट करना हो एक स्कॉलर के तौर पे, या एक मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो है एक तरह से आप लगातार मुखर रहते हैं संघ और भाजपा को लेकर, मैं कहूं कि आरएसएस की भूमिका के बारे में आप बहुत विस्तार से बता सकें, और खासकर नेशनल मूवमेंट में तो कम से कम मुश्किल है बात कर पाना। ऐसा नहीं कि इनकी भूमिका नहीं रही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतिहास लिखने वाले और इतिहास काम करने वालों पे एक तरह से प्रभुत्व रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को खासकर जो इतिहास संकलन समिति और दूसरे तमाम तरह के विंग हैं, एकेडमिक्स हैं, उनको इस बात पे गंभीरता से सोचना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में कॉम्पिटेंसी के सवाल पे अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत खराब लोगों का चयन हुआ है, मुझे लगता है वो आईना भी देखना चाहिए। और ये भाजपा के लिए बहुत नुकसानदायक है, आरएसएस के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आरएसएस चाहती है कि इस देश में वो लंबे समय तक उसका प्रभाव हो, उसका सांस्कृतिक काम, उसका सांस्कृतिक प्रभाव हो, तो निश्चय ही जिस तरह विश्वविद्यालयों में चयन हुआ है, जितने मतलब कम कॉम्पिटेंसी के लोगों का, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो वैसे अगर कोई बात कह रहे हैं तो सामान्य इस देश के लोगों के पास जवाब नहीं है। वो कहेंगे कि हाँ आरएसएस बहुत खराब संस्था था, आरएसएस ऐसा है, आरएसएस वैसा है। आप गूगल कर लीजिए, आरएसएस का कुछ नहीं मिलेगा। तो जी देखिए, अब वही बात है कि सुधांशु त्रिवेदी से एक बार किसी ने पूछ दिया कि भाई आरएसएस की क्या भूमिका है, तो उन्होंने 10-12 नाम वहीं बैठे बैठे गिना दिया। मैं भी गिना सकता हूं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि सुधांशु त्रिवेदी गिना दे या ये गिना दे। मैं इसको तहे दिल से स्वीकार करता हूं कि इस सरकार को इतिहास को लेकर और खासतौर से एकेडमिक्स को लेकर जितना काम करना चाहिए उतना नहीं किया, क्योंकि ये सरकार बाकी गंदगी साफ करने में लगी रही, और इस गंदगी पर इसका ध्यान अभी गया है या बाद में गया है। लेकिन यह भी हमारे समय की एक विचित्र विडंबना है कि कहा जाता है कि बड़ी मेहनत से उन्होंने लिखा, एक छवि बनाई गई है। क्या खाक मेहनत की साहब, रोमिला थापर ने और इरफान हबीब ने और बिपिन चंद्रा ने। उपन्यास लिखने में क्या मेहनत लगती है सर? ये बताइए कितनी जगहों पर इन्होंने उत्खनन करवाए, ये बताइए कितनी प्राइमरी सोर्सेज हैं इनके लेखन में। अंग्रेजों ने लिखा उसका उल्था किया। जो आपके यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री की विदुषी मानी जाती है उसको संस्कृत ही नहीं आती है। कमाल है, गदर ढा दिया भाई। जो मध्यकालीन इतिहास का विद्वान बना बैठा है उस हरामखोर को अरबी फारसी नहीं आती है। और जो आधुनिक काल का है वो तो खैर सारा का सारा अंग्रेजों ने ही लिखा है। ये मैंने रुपेश जी केवल इसलिए किया कि वो पूरी चर्चा एक अलग से करनी पड़ेगी कि एकेडमिक्स में आखिर ये दयनीय स्थिति क्यों है। हाँ, यूनिवर्सिटी वगैरह में आपने जितना भी कहा वो सब मैं मान लेता हूँ, लेकिन ठीक है, जब कम्युनिस्टों कांग्रेसों का राज था तो उन्होंने भी एक से बढ़ के एक धत कर्म किए हैं।
तो कीचड़ से कीचड़ धुला जा रहा है, ये अलग मुद्दा है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धुल सकता है। तो अब नया कीचड़ है जिसमें कमल खिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेसियों कम्युनिस्टों ने बड़ी विद्वत्ता से लिखा, बड़ी मेहनत की ना, पूरा कूड़ा लिखा साहब। एक पंक्ति बताइए इनके उपन्यासों की जिसको मैं काट ना सकूं। केवल एक सवाल है मेरा, प्राइमरी सोर्स बताओ, एक्सकवेशंस कहां कहां हुए ये बताओ। तुम आर्यन आक्रमण की थ्योरी रटते रटते बुढ़ी हो गई रोमिला थापर, अंत में तुमने उसको वापस लिया, लेकिन ये अभी भी पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में। रुपेश जी, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आर्यन आक्रमण के सिद्धांत की धज्जियां बिखर चुकी हैं भाई। राखी गढ़ी का उत्खनन लेख लीजिए, अब तो लखीसराय का उत्खनन, उरन एरेन गांव में जो हो रहा है उत्खनन अभी, जब हम और आप बात कर रहे हैं लखीसराय का, कहां थे ये लोग? राम मंदिर के बारे में जाके वो ये चोट्टे जाके बोल देते हैं कि यहां से कुछ नहीं मिला। अरे कहीं कुछ नहीं, और तुम लोगों ने आर्यन आक्रमण की थ्योरी गढ़ दी। और क्यों ना गढ़े, पहला शिक्षा मंत्री इस देश का निरक्षर, निरक्षर मदरसा छाप, बल्कि मदरसा छाप भी नहीं, होम स्कूलिंग हुई थी उसकी, मौलाना अबुल कलाम की। और उसके बाद एक के बाद एक 6 जिहादी शिक्षा मंत्री। हमारी नसों में जहर घोल दिया गया है साहब, नसों में। इससे कैसे पार पाएंगे? लेकिन इस सब पर फिर बहस करेंगे। आपने जो बात कही, तत्व की बात यह है कि दक्षिणपंथियों को, सनातनियों को, हिंदूवादियों को, तथाकथित भजपइयों को आत्मचिंतन की सख्त जरूरत है, क्योंकि आज कृष्णाष्टमी है और आज उद्धव ठाकरे क्या कर रहा है? दही हांडी की जगह हांडी मटन बांट। कैसे देखते हैं आप इसको? अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाला साहब के बगिया में इस तरह की विषबेल उग रही है। ये मतलब अब शायद मुझे लगता है कि शायद उद्धव ठाकरे पॉलिटिकली जिस तरह का काम कर रहे हैं उसमें खैर पूरा देश देख रहा है, और जाहिर सी बात है पता नहीं किसको वो अपीच कर रहे हैं, और जिसको अपीच कर रहे हैं वो उनका वोट उनको नहीं मिलने वाला है, ये बहुत क्लियर बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में उसके बहुत से ठेकेदार हैं, वो एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है, दूसरी पार्टियां भी हैं। तो उद्धव ठाकरे क्या हासिल करना चाहते हैं पॉलिटिकली, वो कहाँ से उनको ये मोटिवेशन मिल रहा है ये सब करने के लिए, ये सब रिसर्च का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, और खासकर इस देश में, और जो मराठी मानुस है वो उसकी लोक आस्था, लोक चेतना में धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र वो जगह है जिसने सनातन को हमेशा एक तरह से सनातन के लिए बहुत उर्वर भूमि रही है। तो बाला साहब, मुझे लगता है, सॉरी, उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी क्या कर रही है, ये मुझे मतलब मेरे लिए सच में बहुत ये सरप्राइजिंग है, जिस तरह की चीजें लगातार घटनाएं घट रही हैं। और पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद जो है ये दुर्भाग्य है उनकी पार्टी के लिए, और बाला साहब के ने जितनी शानदार एक पार्टी और जिस तरह का उनका काम रहा था, जिसपे एक सामान्य तौर पे एक सनातनी जिस तरह से गर्व करता था, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। वो हांडी मटन बांटे या कुछ भी बांटे, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और जो बाला ठाकरे के जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ये बहुत हर्ष का विषय है। अगर बाला साहब जैसे लोग इस तरह से करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जो परिणाम इस बार आया था वैसे ही परिणाम बार बार दिखाई पड़ेगा, और मतलब खासकर बल्कि उससे घटिया परिणाम आएंगे, बल्कि उससे घटिया परिणाम आएंगे। और रुपेश जी, आपको पता है कि ये ऑर्डर कुछ नगर निगम अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सरकार की राय होगी, मैं उससे ये नहीं कहता, लेकिन ये शासनादेश शरद पवार के समय क्या है भाई? शरद पवार की सरकार थी, उसने निकाला हुआ था, धूल से निकाल दिया। जैसे बीपी मंडल की रिपोर्ट को अब आप बीपी सिंह को गरियाते रहिए, भाई रिपोर्ट पर बैठी कौन थी? कांग्रेस। तो इंप्लीमेंट कौन कर रही है? और उसमें यह हुआ था कि भाई हिंदू त्योहारों के दिन, चूंकि अधिकांशतः भाई ठीक है शाक्त परंपरा है हमारे यहाँ, बल्कि बलि परंपरा भी है, कई जगहों पर अभी भी बलि पड़ती है, बहुत कम हो गया है लेकिन फिर भी है, उससे इनकार नहीं है।
और मैं तो अभी दरभंगा में बंद करने की कुचेष्टा हुई तो मैं तो उस दल में था जिसने कहा कि खबरदार अगर तुम बलि बंद करोगे, जबकि मैं शाकाहारी हूं, आप जानते हैं, पिछले 8 एक वर्षों से। बावजूद इसके शाक्त परंपरा होने के नाते ये नहीं है। और मैं जिस इलाके से आता हूँ भाई, मिथिलांचल का इलाका है, वहां तो मछली वगैरह के बिना सीन ही नहीं है, वो चाहे कोई भी जाति हो। आप लेकिन ये बात नहीं कहते हैं कि मैं कृष्णाष्टमी को दही हांडी मटन खाऊंगा या ये खाऊंगा या वो खाऊंगा, नहीं। इसका ये दिखाता है कि हिंदू मन के प्रति आप में कितनी, और वही मैं आपसे बोल रहा हूँ रुकेश, इस देश का 9वें दर्जे का नागरिक है हिंदू, उससे क्या परेशानी है? आप इसको समअप करते हुए क्या इस ग्रंथि को खोज पाते हैं कि हिंदू से इतनी उत्कट घृणा क्यों? क्योंकि हिंदू ना तो किसी के सर पर तलवार रखता है, न किसी को कलमा पढ़ने को कहता है, कुछ नहीं कहता है हिंदू, फिर इतनी घृणा किस लिए? क्या वजह है यार? आपने थोड़ी देर पहले जब आप बोल रहे थे, तो आपने, मुझे लगता है कि सारी बातों का जो अभी आप सवाल कर रहे हैं, उन सारी सवालों का जवाब आपने दिया था कि इस देश में आज़ादी के बाद किस तरह खासकर एकेडमिक एजुकेशन को किस तरह से वीव किया गया, किस तरह से बुना गया और किस तरह के लोगों का प्रभुत्व रहा है कि इस देश में क्या पढ़ाया जाए, क्या लिखाया जाए, क्या सिखाया जाए। और ये जो ग्रंथि है, जिस ग्रंथि की आप बात कर रहे हैं, ये ग्रंथि एक्चुअली में ये इतना पुराना और इतना इसको खाद पानी दिया गया, इसको इतना पोषण दिया गया है कि मेरे ख्याल से इस ग्रंथि का बहुत व्यापक इलाज की जरूरत है। और अगर ये नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये इसका इलाज नहीं होना संभव है। और सामान्य तौर पे हमारे शब्दकोश तक में एक शब्द नहीं है जो हम अपने सनातन को सम्मान दे सके। हमारे शब्दकोश जो गढ़ा गया है पिछले 40-50 सालों में, उसमें 50% शब्द सिर्फ गाली देने वाले हैं सनातन को। और सामान्य भाषा में हम सभी, जिनको हम कई बार हम अनकॉन्शियसली ये बोलते हैं और हमको लगता है कि हम बहुत सामान्य बातें बोल रहे हैं। आप कई बार टोका करते हैं और मैं कई बार असहमत भी होता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन सब के रिव्यू की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, सामान्य व्यक्ति अगर आपसे बात करे तो ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। उसे लगेगा कि ये बहुत जाहिल लोग हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो मतलब बिल्कुल भटियार खाने से आए हैं टाइप का मामला। तो मुझे लगता है कि ये ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि एक्चुअली में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बहुत जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि वो इससे बच नहीं सकते। उन्होंने पिछले 11-12 सालों में कितना किया, नहीं, क्या किया देखिए, ये। संघ और भाजपा तो कतई अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, ऐसा तो मतलब सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया उसका तो सवाल पूछा जाएगा। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, चूंकि समय की अपनी एक सीमा है, तो हम ऐसी चर्चा, आप जानते हैं कि व्यालोकवाणी पर ऐसी ही चर्चाएं होती हैं, और इस पूरी सीरीज को आत्महीनता जो है, सनातनी आत्महीनता और जो मार्क्सवादी विषबेल है या कुचक्र है, वो जो है, उसको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि मैं कुछ चीजों को 1-2 मिनट में अभी समेट के, और फिर हम लोग थोड़ा सा ट्रंप के मसले पर चलेंगे कि ट्रंप को कैसे किया जाए। लेकिन रुपेश जी, मैं सीधा आपसे कहता हूं, कल बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी अलास्का जी। में, और उसके बाद दुनिया ने हल्ला कर दिया कि बहुत बढ़िया मीटिंग रही। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज थी, या जो उन्होंने कहा कि पुतिन इज नॉट देयर, ही इज नॉट देयर, मतलब वो लेवल की बात कर रहे थे कि मैं जिस स्तर पर हूं वो पुतिन नहीं है, तो फिर मामला तो हेवायर हो गया। आप इसको कृपया संक्षेप में कैसे समझते हैं, उस पर जरा बात कीजिए। देखिए, ट्रंप बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कल 2-3 बातें बड़ी मजेदार रही हैं। एक तो ट्रंप अलास्का में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक तो उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है, तब तक हम उस पे कोई भी निर्णय करने की स्थिति में, या इस तरह का कुछ फ्रेम उन्होंने वाकई किया। लेकिन पुतिन ने एक बात कही बिना किसी सवाल के। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आने के बाद हमारा व्यापार बढ़ा है और इसकी वृद्धि जो है 20% के आसपास रही है। एक तरह से पुतिन ने ट्रंप को एक्सपोज कर दिया कि आप पूरी दुनिया पे प्रतिबंध लगा रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, और हमारा खुद ही का व्यापार बढ़ रहा है 20% के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये पूरी वार्ता से, हालांकि भारत को बहुत उम्मीद थी, भारत को लग रहा था कि वो 50%, और उसको लेके भी अभी अनिश्चितता बनी हुई है।
बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसके बाद जो ट्रंप के बयान आए हैं, खासकर उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि हमको लगाने की जरूरत ना पड़े 25% जो अतिरिक्त टैरिफ है। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक थोड़ा-सा गुंजाइश बढ़ी है और अभी आने वाले समय में ट्रंप का जो कुछ भी रिएक्शन होगा या पुतिन का जो कुछ भी रिएक्शन होगा, लेकिन एक बात है, भारत को जो तमाम अल्टरनेटिव्स थे उधर देखने का मौका मिला है, खासकर ब्रिक्स के देश जिस तरह से आस-पास आ रहे हैं और जिस तरह से करीब आ रहे हैं, वो ट्रंप के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस होंगे आने वाले समय में। क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा ब्रिक्स का जो एक और पूरी दुनिया में जो खासकर जो व्यापार में जितना बड़ा हिस्सा है ब्रिक्स देशों का, मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए एक बैलेंसिंग सिचुएशन होगी आने वाले समय में और अमेरिका ने शायद एक गलती कर दी है और ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही आप उसको उनके सामने तन के खड़े होते हैं, वो पीछे मुड़ जाते हैं। वो लगातार अपने फैसले पलट देते हैं। इस बार मोदी जी ने शायद समझ लिया इस बात को, इसीलिए भारत बहुत तन के खड़ा है और अपनी शर्तों पे बात करने के लिए तैयार हो रहा है। जी। तो देवियों और सज्जनों, हमने इस वार्ता में कल पीएम के भाषण से लेके बाकी सारी चीजें समेटने की कोशिश की है। जाते जाते जिस आत्महीनता की, जिस बात की हम लोग बात कर रहे थे पिछले 26 मिनट से, उसको 10 बिंदुओं में हमारे मित्र हैं रंजय त्रिपाठी जी, उनसे साभार मैंने चुरा लिया है। 10 बिंदु हैं जो वो कहते हैं कि ये देखिए कि भारतवर्ष कितना महान है, और आगे के 10 बिंदु सुनिए, उसके उनके साथ मैं आपको छोड़ जाऊंगा। मुगल भारतीय बन गए और भारतीय काफिर, मोमिन कश्मीरी बन गए, जो कश्यप ऋषि वाले, कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर, जहां हमारी मां शारदा और जिस मंदिर को, जिसमें फिल्मों की अब ये लोग शूटिंग करते हैं, शैतान नचाते हैं, वो कश्मीरी काफिर बने, कश्मीरी जो हिंदू थे वो शरणार्थी बने, और जो मोमिन थे यानी मियाँ जी थे, वो भाई लोग कश्मीरी बन गए। और उसी के नाम पर कश्मीरियत और पता नहीं क्या क्या वाहियात राग जो हमारे कान में पता नहीं कितने वर्षों तक राग जयजवंती की तरह बजती रहे। तीसरा पॉइंट, बांग्लादेशी बंगाली बन गए और बंगाली बन गए बाहर, और उन पर अभी राजनीति हो रही है। पत्थर बरसाने वाले, हत्या करने वाले आंदोलनकारी, और सेना बन गई बलात्कारी। टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, रालिव गालिव चालिव, ये सारे नारे लगे साहब, और उसी को नाम दिया गया टुकड़े टुकड़े गैंग। टुकड़े टुकड़े गैंग बन गया देशभक्त, और देश की भक्त बात करने वाले क्या कहलाए, भक्त, पिछड़े, गोबर खाने वाले और कट्टर अतिवादी। चिता की लकड़ी हो गई पर्यावरण खराब करने वाली, आ गया मशीन भाई, डालिए निकालिए। आपकी पूरी प्रथा गई तेल लेने। मृतक भोज पर तो 1960 में कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने कानून बना दिया था साहब, भले ही उसको किसी ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई कानून बनाता है कि इसको कोई नहीं मानता है, लेकिन बना दिया गया। चिता की लकड़ी पर्यावरण खराब करने वाली, दफनाने पर भूमि का कब्जा तो अधिकार में आ ही जाता है। वक्फ बोर्ड सलामत रहे दोस्ताना हमारा है। राखी में प्रयोग होने वाली, अब तो वो भी नहीं होती, लेकिन जब तक ऊन होती थी तो भेड़ों के खिलाफ क्रूरता हो जाती है। और अभी कुकुर प्रेमियों को देखिए, क्यों कुकुर प्रेमी इकट्ठा है। 7 करोड़ की फीस कुकुर प्रेमियों ने दे दी है क्या, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी वही है, दर्शकों श्रोताओं, चैम्बर में जज बनाता था, बिल क्लिंटन का छोटा भाई, अभी वकालत कर रहा है, उसको निकाला नहीं गया है सर, और बड़ा वकील है जो अपने चैम्बर में सेक्स करता हुआ पकड़ा गया है। कमाल है ये देश। 8वां पॉइंट, तुष्टीकरण धर्मनिरपेक्षता है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। और समानता की बात आप जैसे ही करेंगे कि हे मेरे मंदिर वापस दो, हमें धर्म पढ़ाने का अधिकार दो, तुम तो कम्युनल है जी, बावनवादी है, फलाना है, ढिमाका है, फांसीवादी। पहले फांसीवादा, आजकल नफरत चल रहा है। नफरत की राजनीति को खत्म करेंगे, मोहब्बत की दुकान चलाएंगे। हम बारिश में भीग जाएंगे, हम ठंड में टी शर्ट पहन के घूम जाएंगे, हम पागल हैं, लेकिन ये देश हमें सिर माथे पर उड़ाएगा, क्योंकि इसकी रगों में गुलामी है। अंतिम, आरएसएस ओवैसी जी रजाकारों के
वारिस, आरएसएस का नाम ले लिया पीएम ने, क्या क्या कर दिया। हिंदू आतंक गढ़ा गया, झूठी किताब लिखवाई गई तथाकथित पत्रकार से। डॉगी दिग्विजय सिंह सरकार थे उसमें, ओसामा जी वाले, और ओसामा जी, हाफिज जी, हुर्रियत, ये सब शांति के शिखर हैं। और इतना ही नहीं, जिस मुस्लिम लीग ने भारत माँ का आंचल फाड़ा, वो मुस्लिम लीग आज दूसरे नाम से ऑपरेट कर रही है, केवल इंडियन जोड़ दिया है उसमें बस। और जिस रजाकार की मैं बात कर रहा हूं, इतिहास पढ़िए, रुपेश जी आपको बताएंगे, वो आज AIMIM बना हुआ है, उसमें भी बस इंडियन जुटा है, बाकी सब वैसा ही है, चकाचक। और इसीलिए रजाकारों की आत्मा जब आवाज देती है तो इस असदुद्दीन का, इस झूठे लबाड़ का छोटा भाई ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, हिंदुओं को देख लेंगे। और अंतिम पॉइंट, भारत माता की जय कम्युनल है, जय श्री राम तो कम्युनल है ही, उसकी तो बात ही मत कीजिए, लेकिन भारत माता की जय कम्युनल है। तिरंगा अगर दे दीजिएगा गोल टोपी वाले को, उसकी धार्मिक आस्था, उसका आनंद करेंगे। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब एकदम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है साहब। इन सवालों पर सोचिएगा जरूर। मुझे पता है मेरी रीच कम है, बहुत कम है, लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं वो मुझे सुनते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं, इतने भी काफी हैं भाई। एक व्यक्ति अगर सुनकर और सचमुच सोचने लगा तो मेरी मेहनत सफल होगी। और कोई खास मेहनत नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, जो चीजें मैं 25 साल से लिख बोल रहा हूं वो मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं। इसी के साथ रुपेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों दीजिए फिलहाल इजाजत, एक विराम के बाद फिर हाजिर होऊंगा, और तब तक व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह बनाए रखिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मैं कितनी भी बात करूं, मेरे पिता कहते हैं कि तुम्हारी बात यह मायने नहीं रखती कि तुम कितनी असरदार बात रखते हो, यह मायने रखता है कि तुम किस पोजीशन से बात रखते हो या कितने तुम्हें सुनने वाले हैं। तो मामला आपके हाथ में। जय सिया राम।